बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। मैं आपने सूरज कहा, मैं तो कहूँगा कि आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया। मैं आदरणीय सुरेंद्र सर और योगेश जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। एक तो मनदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, जो बहुत बड़ी इन्होंने एक सितारों की महफिल सजाई। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे कर दिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी मुझे उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी प्रकोष्ठ का बड़ा छोटा सा कार्यक्रम, एक क्लास लेनी है आपको। तो मुझे तो मैंने बड़े सर स्वीकृति दी कि ठीक है, रोज का ही काम है तो क्लास लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे एकदम इन्होंने संभ्रमित कर दिया, बड़े बड़े एकदम अतिरथी महारथियों के सामने छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया हो। तो मुझे दृष्टता के लिए क्षमा करें, मेरा जो लेक्चर है वो एकदम बच्चों के लिए उनकी तरफ बोलूंगा मैं। तो सुरेंद्र सर, मेरे से गलतियां हो तो मुझे माफ करें। अरे सर, नहीं नहीं नहीं, वो सब तो बच्चे ही, हम सब अभी आप गुरु की भूमिका में, तो सब बच्चे ही आपके लिए, प्लीज। तो मैं शेयर कर स्क्रीन करता हूँ जी, अलाउड है ये। अभी अगर दिख पा रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो विषय मेरा मैंने थोड़ा सा बदला। ये बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत सारी जगह पे है ही प्रभाव आयुर्वेद में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए हम इंटरैक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। तो शिखा जी, मैं आपको ही तकलीफ दूंगा, प्रश्न तो आपको ही एड्रेस करूंगा, छोटे छोटे से प्रश्न। तो भाई बच्चे आप अगर उत्तर दे तो वही थोड़ा सा इंटरैक्टिव टाइप रहेगा। इससे ज्यादा तो क्लासरूम माहौल हम बना नहीं सकते इस ऑनलाइन में। तो शब्द का प्रयोग किया मैंने, मान, स्टैटिस्टिकल इंसाइट ऑफ आयुर्वेद, ये हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम। एक पहली एक्सरसाइज तो यही है कि जो अगला प्रश्न है मेरा, वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, इसका कोई उत्तर दे तो हम फिर थोड़ा सा आगे चले। अगर हमने डायरी में अक्षर लिखा 10, ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, तो बताएगा? 10 क्वांटिटेटिव, वेरी गुड, ठीक है। हम और इसको हम आराम से एडिशन कर सकते हैं, कर भी रहे होंगे आप मेंटली। 10 + 44, स्टैटिस्टिक्स में चले गए हम लोग, गणित 54, ठीक है। इसको बड़े मजे से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, और हम अक्सर ऐसा करते हैं बड़े आसानी से। और इसका आंसर ये बताएगा? इस 27, बहुत आसानी से, एकदम सही। और ये पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव है ना, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज क्वांटिटेटिव। फिर इसको जब हम इस प्रकार से देखते हैं, 10 माने तेंदुलकर प्लस सहवाग डिवाइडेड बाय 2 इज अजिंक्य, विच इज 27। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अजिंक्य इज एवरेज ऑफ सचिन एंड सहवाग? इसलिए जब हम ये जंप करते हैं, जैसे ही हमने कोई फिगर्स देखे 10, 44, तो ये प्रश्न था क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। अगली बार जब हम किसी फिगर्स को देखे हमारे सामने डाटा, तो उसको बड़े गहनता से सोचना है कि क्या हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। ये फिगर्स दिख रहे हैं हमको, यहाँ लिखा था ना, डियर एडमिन प्लीज ऐड 9314502834 एंड 8005841032। ये भी हमको आंकड़े दिख रहे हैं। इसको भी हमने अगर क्वांटिटेटिव समझा तो 1732 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर दिया। तो ऐसा थोड़ी ना ऐड करना है। तो ये जो नंबर्स है, दे कैन बी लेबल्स आल्सो। सो नॉट ऑल नंबर्स आर क्वांटिटेटिव, सम नंबर्स आर क्वालिटेटिव एज वेल। एक्सरसाइज 2 हम फिर जब करते हैं ना, ये विमान स्थान की बात है। तो विमान स्थान अगर पूछा जाए किसी से, ले पर्सन को, विमान स्थान माने क्या, इसकी डेफिनेशन हम अगर याद करें, वरना आज के दिन में इसको भी हम विमान स्थान ही कहते हैं। Why is it important for Ayurvedic research scholars to understand basic principles of statistics? ये श्लोक सब लोगों ने हमने पढ़ रखा है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अग्नि उष्ण है, द्रव उदक द्रव है और पृथ्वी स्थिर है, वैसे ही आदित्य प्रकाशक है। और उसको एग्जाम्पल देते हुए
चरक कहते हैं कि सांख्य ज्ञानम उस प्रकार का प्रकाश देता है। कितना महत्वपूर्ण उन्होंने सांख्य ज्ञान को कहा है, एज इल्यूमिनेटिंग एज द सनलाइट इटसेल्फ। उस बहुत तेजी से हम थोड़ी सी संख्या सांख्यिकी मान के बारे में जाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में, पर कोई अगर प्रश्न पूछना चाहे मुझे बड़ा आनंद आएगा इस पर चर्चा करने में कि रैंडम चांस की जब बात करते हैं, जिसको आयुर्वेद में शब्द दिया है यदृच्छा, और इसको हटाने के लिए उन्होंने तर्क शब्द का प्रयोग किया है सिद्धि स्थान में। योगेश जी श्लोक भी सुना देगी, बिना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धि रेव सा, इट इज जस्ट बाय चांस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, इस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, हमारे जगह जगह पे उपलब्ध होता है, विकल्प गणित, साइंस ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आयुर्वेद में तो बहुत जगह पे, और जैसे जयंत जी ने कहा अभी, एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है? फ्रूट सलाड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स, ग्रेप्स एंड बनाना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि त्रिफला में हमने आंवला पहले लिया या हरड़ पहले ली या बेहड़ा पहले लिया, तब तो वो कॉम्बिनेशन है। पर वो अगर पिप्पल्यादि चूर्ण है या कोई ऐसा घटक है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ही है, तब तो वो परम्यूटेशन कहलाता है। यानी आंकड़े, इफ द ऑर्डर डजंट मैटर इट इज कॉम्बिनेशन, इफ ऑर्डर डज मैटर इट इज परम्यूटेशन। और ये सारी चीजें आयुर्वेद में विद्यमान है, सिर्फ हमको उस चश्मे से देखने की जरूरत है। ये विकल्प ज्ञान है, चरक संहिता सूत्र स्थान से शुरू हो जाता है। 23 अध्याय में 5 into 3 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बताएंगे, पंचविध त्रिविध विकल्पों, और फिर इनफाइनाइट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बताए अगले ही उसमें महारोग अध्याय में। ये जैसे देव पुजारी जी ने कहा चलते चलते कि उन्होंने किताब लिखी बड़ी इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स इन आयुर्वेद। उसमें उन्होंने एक सेट थियरी का एग्जांपल दिया था। वहां से फिर मेरे कुछ विचार चले कि अगर हम इस पे और थोड़ा वर्क करें, आप लोगों के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ काम करना है, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो बहुत आगे जा सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को अगर हम सेट थियरी के साथ जोड़ देते हैं, तो एक अलग अलग प्रकार के शतक, चतुष्क, त्रिक, पंचक कषाय वर्ग बताए, पंचाशन महाकषाय, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको हम इस सेट थियरी को बड़े आराम से अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। मूर्वा अपीयर्स इन 7 सेट्स, पिपली अपीयर्स इन 9 सेट्स, और वो सेट्स को भी फिर से हम वेन डायग्राम में, बड़े बहुत काम की चीज है ये, इस पे अगर विचार किया जाए तो, कि लेखनीय, भेदनीय, दीपनीय, इन तीनों का एक सबसेट है जिसमें मिडिल में चित्र, और हमको लेखनीय और भेदनीय केवल चाहिए तो चिरबुल्य से काम चल जाएगा। बल्य, वर्ण या कंठ्य, बहुत इंटरेस्टिंग। वैसे ही अभी आज के युग में कोविड के लिए आपको श्वासर, कासर चाहिए तो अलग दवाई तामलकी से काम चल जाएगा। कासर, ज्वर, श्रमहर चाहिए तो द्राक्षा, और ये चारों चाहिए आपको तो तामलकी और द्राक्षा। ये हमारे किसी दवाई में वैसे यूज नहीं किया गया है अभी के, तो तामलकी और द्राक्ष पे विचार करके आज के युग के शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर, ये वाला जो कषाय वर्ग है बड़ा इंटरेस्टिंग है, विचार कीजिए। और ऐसे अगर कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग हो सकती है या कुछ वर्क हो सकता है तो बहुत आगे तक जा सकता है। ये हमने अगर चश्मा ही ऐसे लगाया है वेन डायग्राम का, तो हमको हर जगह ये दिख सकता है। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी एनीवेयर है ना। एक सबसेट इनटू सबसेट इनटू सबसेट, तो सजना सपने के अंदर है और वो सपना नैनों के अंदर है। डाटा नैनों में सपना, सपने में सजना। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है जिसमें हम बहुत गलतियां करते हैं, वो है कोरिलेशन एंड कॉजेलिटी। इंपॉर्टेंट शब्द है कोरिलेशन और कॉजेलिटी। कार्य कारण भाव तो कॉजेलिटी में आता है, कॉज, और एक होता है कोरिलेशन। तो मीडिया जो भी करता है वो कोरिलेशन को कॉज कर देता है ना। एक न्यूज आई थी कि अगर आप टीवी देखते हो कई बार तो आपकी 11 मिनट आपकी जिंदगी के कम हो जाते हैं। वांट टू लिव लॉन्गर, टर्न ऑफ योर टीवी। ये केवल कोरिलेशन, कॉजेलिटी नहीं है।
ये जरूर सही है कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, टीवी कहाँ पे बैठ के देख रहे हो, हाईवे पे बैठ के टीवी देखोगे तो और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जिंदगी खत्म होने की। तो कॉजेशन और कोरिलेशन में अंतर करना जरूर सीखे। आयुर्वेद में ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों को। जब हम वी जंप टू कंक्लूजन्स कि जहाँ पे कोरिलेशन मात्र है उसको हम कॉजेलिटी भी मान लेते हैं। अलग अलग फॉर्मूले है इसमें, रिग्रेशन, और उसको उतने डिटेल में हम बाद में जाते हैं या न भी जाए, चर्चा करते हैं। हायर एडवांस स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन के और कॉजेलिटी के अलग फॉर्मूले हैं, उनको कम से कम आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कहाँ पे कोरिलेशन है और कहाँ पॉजिटिव है। कैजुअल नहीं है ये, कॉजल रिलेशनशिप। कैजुअल जैसे फेसबुक में होता है वैसा नहीं है। लाइफ सेविंग वैक्सीन आर कॉजिंग ऑटिज्म, ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि वैक्सीन के बारे में बड़े संदेह और संदिग्ध अफवाहें चल रही है आजकल। यहाँ पे अगर हम केवल कोरिलेशन को प्लॉट करते चले जाते हैं तो बहुत विचित्र विचित्र बातों को भी एक दूसरे से कोरिलेट किया जा सकता है। ये पॉजिटिव नहीं, कॉज का रिलेशन नहीं हो रहा है इसमें, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं, कॉजल रिलेशनशिप नहीं है वैक्सीन और ऑटिज्म में, वैक्सीन या अन्य किसी के जो मिल रहे हैं अभी मैनिफेस्टेशन, इसमें कोरिलेशन हो सकता है। जैसे इसमें होता है ना टाइमलाइन, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, ये एक टाइमलाइन है, रात और सुबह। तो ये अलग अलग प्रकार के कोरिलेशन हो सकते हैं। गुलाबी आंखें, कॉजेलिटी, वो तो जो थी ये वाली इसके पहले की, ये कोरिलेशन मात्र है। और ये गुलाबी आंखें जो है ये जरूर कॉजेलिटी है। ये इस प्रकार से हम अगर देखने की शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि कॉज कोरिलेशन में अंतर पता चल सकता है। संख्या के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बड़े इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस मिलते हैं हमको। संख्या नाम लिंगानुशासन में मिलता है, ये नंबर भी है और एनालिसिस भी है। संख्या स्यात् गणितम ज्ञानम गणना वा, और आदरणीय देव पुजारी सर ने भी इसका रेफरेंस दिया था, संख्या स्यात् गणितम पर ज्ञानम गणना वा। तो एक जगह पे तो नॉलेज भी है, कहीं पे वो मेजरमेंट्स भी है। इसके हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसको, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया है। ये रेफरेंसेस है कुछ, कहाँ पर वो गणना है, कहाँ पर गणित है, और बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा मिलता है। इसको अगर हम पढ़ना चाहे तो बड़ा मजा आएगा। न्यूमरल रिलेटिंग टू नंबर, रैशनल और डिस्क्रिमिनेटिव, और वन हु कैलकुलेट्स और डिस्क्रिमिनेट्स वेल, ये सांख्य की डेफिनेशन। मान, प्रमाण, विमान, विमान स्थान स्पेसिफिकली लिखा गया है और कहते ही वहां पे कि न ही अमानज्ञो दोषादीनाम विचक व्याधि निग्रह समर्थो भवन्ति। जिसको मान ज्ञान नहीं है वो व्याधि का निग्रह ही नहीं कर सकता। तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थान उपदेक्षाम, ऐसा उपदेश, ऐसा आदेश है आचार्य का। तो पूरा विमान स्थान स्टैटिस्टिक्स ही है। अगर आपको आयुर्वेदिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो विमान स्थान पढ़ना है, और आप ये कहे कि मुझे विमान स्थान हटा के चरक संहिता पढ़नी है तो आप स्टैटिस्टिक्स छोड़ के साइंस और रिसर्च कर रहे हो। इतना सब होने के बावजूद फिर क्यों स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज खराब है हमारे इसमें? विलियम ऑस्लर कहते हैं मेडिसिन विल बिकम अ साइंस व्हेन डॉक्टर्स लर्न टू काउंट। दो प्रकार की चीजें मैं आपको, एक तो मैन्युफैक्चरर टाटा साहब और कंज्यूमर से रिसर्च स्कॉलर्स आप लोग। तो आपको कार चलानी है, आपको कार के अंदर की जो इंजन है उसके क्या सॉफ्टवेयर है, उसका क्या हार्डवेयर है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। आपको एक्सीलरेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग, इनका सामान्य नॉलेज और रास्ते पे चलने का ट्रैफिक रूल्स ये पता हो तो आप आराम से कार चला सकते हो। और पर्पस इतना ही है आज की इसका, you should be able to realize the importance of statistics in research, prepare a checklist to assess the statistical aspect of a research paper, avoid being confused by statistically overwhelming data, use simple statistics, computer programs to analyze data. Bas, understand the principles of selecting a statistical test
बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी। टेक होम इतना ही है, ये सब जो कुछ गप मार रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। कोई प्रश्न अभी लेनी है इनको तो ले सकते हैं। शांतुल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर। हम लोग लास्ट में सेक्शन आपका कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखा है, तो ताकि बीच में ठीक है। बहुत ज्यादा फिर इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक ठीक। And do some simple statistical calculation yourself, especially those that help you write research papers. ये मैं नहीं बचा रहा हूँ गाना। सॉरी सर, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। It's all right. मैंने नोट कर दिया है। कोई बात। The presentation is based on hypothesis that statistical tests are best calculated by computer programs. बहुत जरूरत नहीं है हमको कुक करने की p वैल्यू, ठीक है? तो आपको बहुत ज्यादा सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। जस्ट आपको रूल्स पता हो केवल कि ऑफसाइड क्या है, कॉर्नर क्या है, पेनल्टी क्या है, फ्री किक क्या है, तो आपको मजा आएगा। गेम आपको पता ही नहीं चलेगी ये कर क्या रहे हैं, क्यों एक ही गेंद के पीछे इतने सारे लोग पड़े हो, तो फिर कोई मजा नहीं। इसलिए आपको वेरिएबिलिटी क्या है ये पता हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो ये पता हो, हाइपोथेसिस क्या होती है ये पता हो। सो दो क्वेश्चंस, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ डज इट रिलेट टू आयुर्वेदिक रिसर्च? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसे मार्क ट्वेन कहता है। पर जैसे हमने जाना कि संख्या ज्ञानम गणना वा मैथमेटिकल साइंस pertaining to the collection, analysis, interpretation और explanation and then presentation of data बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो प्रकार के हो जाता है स्टैटिस्टिक्स, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फरेंशियल। आई होप कि इसकी हो गई है आप लोगों की काफी सारी पढ़ाई। तो विथ स्टैटिस्टिक्स यू कैन डू डाटा कलेक्शन एंड कैप्चर, but better call it data collection and capture, calculation, analysis and presentation of the data, and therefore statistics one concept and there are many applications to it. So how does this relate to Ayurveda? In clinical practice you get a clinical question. क्लिनिकल क्वेश्चन आने के बाद इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आजकल कोविड के भी एग्जांपल ले सकते हो, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, या अचानक लंग फाइब्रोसिस में क्यों जाता है, बहुत तेजी से साइटोकाइन स्टॉर्म क्या चीज है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कोई प्रश्न उठे, उसका आपने एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन बनाया, स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशन बनाया, उससे क्लिनिकल नॉलेज जनरेट हुआ और क्लिनिकल प्रैक्टिस हुई। पर ये ऐसा ही गोल नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन बनने के बाद उसका एक स्टडी डिजाइन बनता है, डाटा कलेक्शन होती है, समरी, और उसके बाद उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये वापस लौटता है, तब ये स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशन कहलाता है और उससे क्लिनिकल नॉलेज बनती है। और ये हर कदम कदम पे हमारे साथ है, हर जगह हमें काम आएगा। तो क्या क्यों चाहिए हमको सैंपल साइज कैलकुलेशन करने के लिए डाटा कलेक्शन में? बिना सैंपल साइज के आपकी बात मानी ही नहीं जाएगी। आपने कितना भी अच्छा स्टडी किया हो, आपने एकदम शानदार काम किया हो, चमत्कारी रिजल्ट दिए हो, बट एक्सेप्ट वेरी रेयर ओकेशंस वेयर n is equal to 1 is valid, आपको जितनी ज्यादा संख्या सैंपल साइज, और पूछा भी जाएगा कि आपने 20 क्यों लिया, आपने 30 क्यों लिया, रैंडमली नहीं ले सकते आप, आपको सैंपल साइज कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। वहाँ स्टैटिस्टिक्स आएगा, डिस्क्रिप्शन करना है, आपको समराइज करना पड़ेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये बहुत बड़ा काम है आपका, ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ ऑल योर रिसर्च, कंपैरिजन करोगे, एसोसिएशन करोगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एवरीथिंग। फॉर दैट यू विल नीड स्टैटिस्टिक्स, publication of research articles, very important, statistics चाहिए ही चाहिए। So why do we neglect them? Because aren't there enough problems in the world already, therefore we neglect statistics, ठीक है? Why we should not neglect? Because user friendly statistical software available है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी कोई डेटा है बड़े ढंग से, लेकिन बिकॉज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको कहते हैं GIGO, गीगो सिंड्रोम, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपने अगर कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में गार्बेज डाला तो आपको गार्बेज ही देगा, कचरा ही देगा।
आपको पता हो कि आप क्या डाल रहे हो और आपको क्या वापस पाना है। बहुत इजी है, रैपिड रिजल्ट्स मिलते हैं, डाटा कैन बी स्टोर्ड, रिप्रोड्यूस एंड ग्राफ्स कैन बी क्रिएटेड। इवन एक्सेल पे आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, पर बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स अवेलेबल है। Statistics is a common factor in almost everything from manufacturing, GMP, quality control labs, review of past data in regulatory permissions, conducting research, GCP, ICH, सब में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया आपको शेड्यूल वाई पे एक स्टैटिस्टिकल पूरा का पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है ना, यूएसएफडीए गाइडलाइंस के हिसाब से इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव से लेके हर एक में आपको स्टैटिस्टिक्स लगेंगे। इतने सारे पॉइंट्स है, कम से कम 30। Some basic concepts very quickly. I hope you know all this. Variability of observations, probability, relative frequency of chances, and significance. ये एकदम दिमाग में छाप ही लो कि बदलते रहता है पावर ऑफ स्टडी, पर फिर भी आमतौर पर वैज्ञानिक समाज में p less than 0.05 is the standard. p less than 0.05 is a rare event and is not due to chance. इसलिए इसको एक बार लगा दिया गया है कि p, if p is probability is less than 0.05, then it is not because of chance, it is because of your design. Randomization बड़ा important है। Summarization में use of statistics है, comparison, association, correlation and regression, sample size calculations, है ना? Presentation of data, कानून के हाथ, ठाकुर के हाथ और आम आदमी के हाथ, उसको ऐसा डिपिक्ट कर सकते हैं और ऐसा भी डिपिक्ट कर सकते हैं। सनी देओल के हाथ, ठाकुर के हाथ और आम आदमी के हाथ। तो डाटा कोई भी हो, आपको प्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर मैं इतनी ही बात करके अपनी बात समाप्त करूं, टेक होम मैसेज इतना ही हो सकता है कि वी शुड अंडरस्टैंड स्केल टाइप्स, थियरी ऑफ स्केल टाइप्स, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या क्या चीज है। देयर आर ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स, ओनली 4. देयर आर आइदर नॉमिनल और ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। बस इतना आप छाप लें दिमाग में, आइदर डेटा इज नॉमिनल और ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है? या तो इंटरवल डेटा होगा जिसमें या तो कंटिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा, जैसे एज, बॉडी वेट, हीमोग्लोबिन, सीरम लिपिड्स, बीपी, ग्लूकोज, ये इंटरवल डेटा कहलाता है। ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है या डिस्क्रीट भी हो सकता है। कंटिन्यूअस माने इसकी कोई ऐसे इंडिविजुअल 1 2 3 4 नहीं होगा, 1.2 1.3 भी हो सकता है। वेट 8.2 kgs भी हो सकता है, 82.3 kgs हो सकता है ना। बीपी डिस्क्रीट है, एज डिस्क्रीट, या हम जैसा उसको इंटरप्रेट करें, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, चाहे तो आप केवल इतना ही लिख सकते हो डिस्क्रीट वेरिएबल के रूप में। नॉमिनल डेटा डाइकोटोमस वेरिएबल्स होते हैं इसमें, या तो सेक्स, मेल फीमेल, क्यूअर, यस नो, रेस्पॉन्सेस यस नो, ट्रू फॉल्स। ऑर्डिनल डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ में थोड़ा सा, या तो ये ग्रेडेड होते हैं या रैंक होते हैं। और अधिकांश हम इसमें ही गलती करते हैं, जो मैंने शुरुआत की थी ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की। हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम उनको नंबर्स दे रहे हैं, हम स्कोरिंग पैटर्न बना रहे हैं, हम लेबल बना रहे हैं कि 10 तो रोल नंबर सचिन तेंदुलकर का, फिर हम भूल जाते हैं और उसको फिर हम टोटल करते हैं सबको और डिवाइड करके उसका अजिंक्य रहाणे बना देते हैं। स्कोर, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, इनका ऑर्डिनल डेटा होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऑर्डिनल डेटा है। नंबर भले ही 1 2 3 हो, ये एक जैसे दिखते हैं कई बार ना। हम जब प्रवर, मध्यम, अवर इन शब्दों को 1 2 3 में डालते हैं तो ये इंटरवल भी हो सकता है। इनको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हर बार ध्यान रखना है हमको। तो जैसे चरक साहब कहते हैं कि वेत्ता ही वेद्यम अन्यथा विनत्ति, रोगानिक विमान में। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये फिर से आ गया हमारे सामने सारी चीजें।
पर इसको हम और दूसरे तरीके से समझ ले थोड़ा सा कि एक ही चीज को हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। चरक कहते हैं ना, वेदता ही वेद्य मन्यता विनती। तो हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, तो लता मंगेशकर को हम देखना चाहे अगर तो क्वालिटेटिव भी है ना, ग्रेट सिंगर, लॉन्ग हेयर, लॉट्स ऑफ एनर्जी, वॉइस इज सिल्कन, अनमैरिड है, ये सारी क्वालिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा में फिर से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हो सकता है। शी हैज 2 eyes, 3 sisters, 10,000 plus songs, these are discrete. Continuous data में she is 5 to 91 years and 9 months old, ये continuous data है। I hope you got that कि हम लता मंगेशकर को ही बहुत अनेक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, डेटा तो वही है। पूछना चाहूंगा मैं, अगर कोई बताए, who is the most recorded artist in music history, recording up to 11,000 solo, duet and chorus back songs in so many different languages. Categories of measurement क्या है and types of data क्या है? Categorical, nominal and ordinal, फिर से बार बार पुनरुक्ति करना कि आप समझ ले इस बात को। नॉमिनल में प्रोपोर्शंस आते हैं, ऑर्डिनल डेटा में स्कोर्स और रैंक्स आते हैं। आई होप कि सुप्रिया जी का नाम आया था तो उन्होंने कुछ इस पे जरूर बात की होगी। न्यूमेरिकल डेटा इंटरवल और कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। नॉमिनल फिर से समझ लें हम, मेल फीमेल ऐसे हम नाम दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये प्रोपोर्शंस में होंगे। और ऑर्डिनल डेटा ये ऑर्डर और रैंक में होगा ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लाइट, एवरेज, हेवी, वेरी हेवी स्मोकर्स, स्कोर्स एंड रैंक्स में एक्सप्रेस होगा। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट आ सकता है, अज्यूम इक्वल इंटरवल्स इन इट्स मेजरमेंट। रेशियो में बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना, इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल होता है इंटरवल स्केल में, रेशियो स्केल में जीरो होता है। ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट हो सकता है, दुगुना ब्लड शुगर हो सकता है। टेम्परेचर दुगुना नहीं हो सकता क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो नहीं है वहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसमें हम समराइजेशन ऑफ डेटा करते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शन, परसेंटाइल्स जो आजकल हमारे नीट और AIAP-GT के स्कोर्स में बड़े काम आ रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझना आवश्यक है। 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल, फिर मीन जिसको हम कहेंगे इंटरवल डेटा में से आता है, मीडियन वैल्यू दैट लाइज हाफ वे व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर, और मोस्ट ऑब्जर्व वैल्यू। सबके एग्जांपल सब लोगों को पता है, नहीं पता हो तो फिर से बात करते हैं थोड़ी देर बाद। परसेंटेजेस बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत डेंजरस स्टैटिस्टिक्स है। अगर वक्त मिला प्रश्नोत्तरी का तो कुछ प्रश्न मैंने भी बनाए, तो ये परसेंटेजेस का है। 50% इज 50 आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन ऑफ हाफ, है ना। इसको समझना बड़ा कठिन काम है। To calculate a percentage, divide the number of items of patients in the category by the total number in the group and multiply by 100. Easy है calculate करना, पर to say that 50% of a sample has a certain condition and there are only 4 people in the sample is clearly not providing the same level of information and there are 400 people. इसको बड़े जतन से जब आप डाटा पढ़ते हो ना, इसीलिए सैंपल साइज बहुत महत्वपूर्ण है। 30 पेशेंट के डाटा में 50% और 70% इन इसका कोई मायने नहीं है ज्यादा, until and unless वो डिजीज उतनी रेयर है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन आप लोग जानते हो। डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड आउट इन डिफरेंट वेज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। तो इनका महत्व है, इससे हम स्टैटिस्टिकली और साइंटिफिकली कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हाइट्स की, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को जब हम इसमें जोड़ते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल कहेंगे क्योंकि ये अधिकांश लोग इस प्रकार के होते हैं। इतने हाइट वाले बंदे बहुत कम मिलते हैं और इतने हाइट वाले भी कम मिलते हैं, तो SD लेवल बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं वेरिएंस। और इसका सिंबल है सिग्मा ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द नंबर्स है जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो व्हाट इज वेरिएंस?
इतने डिटेल में जाने की आवश्यकता है हमको? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, वो छोटा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए करते हैं कि आपको आइडिया आ जाए। ये सच क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस इज द टॉलेस्ट इन हाइट? उमा कुरैशी, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण एंड प्रीति जिंटा। सच में ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार का अगर हम क्वेश्चन ले तो आलिया भट्ट 1.68 मीटर्स, हमने डेटा कलेक्ट किया। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और दीपिका। और क्विज तो अलग है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन इन मीटर्स, ये बता दीजिएगा मुझे गूगल करके। सो हाइट्स हमने ले लिए। फाइंड आउट मीन, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मीन। वी विल टोटल एवरीथिंग, देन डिवाइड बाय 5, that is mean is 1.718. okay, so this is the mean. कुछ लोग मीन से ऊपर है, कुछ लोग मीन से नीचे है। क्लियर दिख रहा है? एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बन जाएगी इसकी, है ना? और इसको हमने इनका डिफरेंस भी गिन लिया अब कितना है। और इस डिफरेंस को जब हम वेरिएंस लगा के कैलकुलेट करते हैं ना, बड़ा इजी कैलकुलेशन है, आप सबके पास फॉर्मूला है। तो इस कैलकुलेशन को हम एक्सेल में डाल के बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फॉर्मूले है। मीन ये -1 SD है 1.692 मीटर का, और ये +1 SD है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रूल है 1 SD ±। तो ये जब हमको दिखता है तो हमको हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितने लोग फिट होते हैं। तो ऐश्वर्या, प्रियंका और कैटरीना तो बिल्कुल नॉर्मल जोन में फिट हो रहे हैं, और आलिया और दीपिका एक SD से भी बाहर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल। सो दीपिका इज टॉलर देन नॉर्मल एंड आलिया इज abnormal statistically too. We can safely say that. Okay, then there is small change with sample data also. So we'll not go into that much detail. If interested, we'll come back to this. Then formula for standard deviation, we all know this. But how we know this? We have to work out that standard deviation. इसमें कौन जीता? अगर हमको कोई डकवर्थ ल्यूज से नहीं निकालना है, डकवर्थ ल्यूज जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिक्स भी है, लेकिन इसमें हमें बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सा बंदा क्या एवरेजेस है, कौन जीता, किसको जीता हुआ घोषित कर देना चाहिए, है? तो ये जी स्कोर के आधार पर हम कर सकते हैं। कई बार ना एक टेस्ट रिजल्ट्स में अगर इतने मार्क मिलते हैं, मीन इज 38.8, स्टैंडर्ड डेविएशन 11.4 है, तो अगर हमने डिसाइड किया कि जिसको मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे का मिल गया, उसको हम बाहर कर देंगे, तो उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टेस्ट स्कोर्स को, है ना? इसलिए हमको स्टैंडर्डाइज करना आवश्यक है। अगर हमने स्टूडेंट के रिजल्ट से दूसरे टेस्ट में से 20, 15, 26 इसको कैलकुलेट भी कर दिया है, मोस्ट स्टूडेंट्स डिडंट इवन गेट 30 आउट ऑफ 60 एंड मोस्ट विल फेल। अगर हमने 50% का रखा तो हमको पास करना था, तो अब हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन लेंगे। मीन 23 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.6 है, तो जो केवल 2 स्टूडेंट्स फेल होंगे इस तरीके से। सब हम जी स्कोर्स लगाएंगे। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो इस प्रकार का कीबोर्ड समझ लो आप, स्टैटिस्टिकल लैब का है, ठीक है? और अमिताभ बच्चन से भी थोड़ी सी ऊंची लगती है अनुष्का शर्मा। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दे आर यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। नल हाइपोथेसिस बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। There is no difference between groups, and when we reject that null hypothesis, we are actually applying the Arthapatti Tantra Yukti. There is then difference between the group, and whether that group difference is statistically significant or not. It can be clinically significant, but whether statistically significant भी है या नहीं, ये देखने का काम पूरा हम statistics से करते हैं। इसमें क्या करना होता है? हमको केवल appropriate test ही तो यूज करना है, ऑब्जेक्टिव और गोल। टाइप ऑफ डेटा हमारा कौन सा है, ये छप गया अभी हमारे दिमाग में। हमारा गोल क्या है वो हमको अगर पता हो तो 2 मिनट नहीं लगते हमको स्टैटिस्टिक्स से रिजल्ट निकालने में।
If p less than 0.05, reject null hypothesis. खत्म. Conclude that difference is statistically significant and your work is done. So choice of statistical test, only this much is take home message. बाकी सब इधर उधर की गप्पे हैं. Aim of the study, analysis type कौन सा है, type of data कौन सा है, parameters to be analyzed. और डिजाइन क्या है हमारा, पेड था या अनपेड था, नंबर ऑफ ग्रुप 2 थे या ज्यादा थे, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल था या नॉन नॉर्मल था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और गोल, वेदर वी आर कंपेयरिंग मीन ऑफ 2 or more ग्रुप्स, पेड और अनपेड, वेदर फ्रॉम गॉसियन और नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन कर रहे हैं हम या एनालिसिस ऑफ कंटिंजेंसी कर रहे हैं, इसको कंटिंजेंसी टेबल कहते हैं, ट्रू फॉल्स यस नो, कंपैरिजन ऑफ परसेंटेजेस कर रहे हैं. इसका हमको आंसर देना होगा अपने आप को. रिलेटिव रिस्क देख रहे हैं हम, ऑड्स रेशियो देख रहे हैं, और बस इतने से स्टैटिस्टिकल टेस्ट है हमारे सामने, कुछ भी नहीं करना है. आपका डेटा अगर इंटरवल डेटा है, अनपेड और बिटवीन ग्रुप है, टी पेड लगेगा, पेड होगा तो टी पेड लगेगा, अनपेड होगा तो टी अनपेड लगेगा. टी को हम जानते हैं बिल्कुल, इस टी को बहुत सुन चुके हैं, तो ये तो टी पेड और अनपेड. लेकिन एफ एनोवा भी लग सकता है जब ज्यादा हो, 2 से ज्यादा ग्रुप्स हो. नॉमिनल डेटा, इसमें फिशर्स या काई-स्क्वेयर टेस्ट लगेगा. पेयर्ड होगा तो मैकनेमर या कॉकरेन स्क्यू लगेगा. ऑर्डिनल डेटा, अधिकांश हमारा डेटा यही होता है, तो फिर से दोहराना चाहूंगा, आप इतना ही समझ लीजिए, उस सॉफ्टवेयर को इतनी कमांड दीजिए कि मेरा ऑर्डिनल डेटा है या मेरा नॉन पैरामेट्रिक डेटा है, नॉन गॉसियन इंटरवल डेटा है, इसलिए जो टेस्ट लगेगी वो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट लगेगी, या मैन विटने यू टेस्ट लगेगी, या 2 से ज्यादा ग्रुप्स है तो क्रुक्सल वैल्यूज लगेगी. तो इतना ही हम अगर जान ले, इतना सही हम पढ़ ले, तो बहुत सारी चीजें हमारी सुलझ जाती, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. तो सॉफ्टवेयर को ही बताना है मुझे इंजन में कौन सा कार्बोरेटर ठीक करना है, मुझे नहीं आता है तो चलता है, मुझे सिर्फ ये पता हो कि अनपेयर्ड है या पेयर्ड है डेटा. इतनी सारी, बस इतना सा ही एक टेबल याद हो, मेरे टेबल पे रखा हुआ हो. ये थोड़े से एग्जांपल्स है कोरिलेशन के. हाउ डज अ स्टैट टेस्ट वर्क एक्चुअली? एनालाइजेस द डेटा, कैलकुलेट्स द चांसेस, एंड इट डज नॉट इंडिकेट वेदर योर डिजाइन इज राइट और रॉन्ग. आपका अगर डिजाइन गलत है तो कंप्यूटर को नहीं पता, आप जो भी डाटा डालोगे करेक्ट है या रॉन्ग है उसको नहीं पता, वो तो उसको कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा. तो एरर्स क्या होते हैं कॉमन? p लेस देन 0.05 को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तो है, टाइप 1, और अल्फा एरर कहते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट को हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं. ये अगर करते हैं तो हमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, और जर्नल्स बहुत बार पेपर्स रिजेक्ट कर देते हैं आपके. टी लगाना है, एफ एनोवा लगाना है. बड़ा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है आईजीपी में, फरवरी 2002 को छपा था, पर ये टाइम स्टैंडिंग है. कौन से टेस्ट लगाने हैं, बड़े आसान ही चीज है. इससे 1 साइडेड या 2 साइडेड टी वैल्यू लगाना है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट जिसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर. मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, ऐसा है एक्चुअली पेपर में कंक्लूजन है ऐसा कि मोर्टेलिटी फ्रॉम पल्मोनरी टीबी इज 6 times हायर देन दैट ड्यू टू कैंसर इन इंडिया. So can we draw a conclusion that pulmonary TB is more dangerous than cancer? तो ये मिसलीडिंग कंक्लूजन है, इसलिए बड़ी सावधानी से स्टैटिस्टिक्स करने होते हैं. स्मॉल सैंपल साइज में भी अनेबल टू डिटेक्ट अ रियल डिफरेंस. बड़ा अच्छा वर्क है आपका, दिख भी रहा है, लेकिन पावर टेस्ट कम की है आपकी, या सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसलिए डिटेक्ट नहीं हो रहा है डिफरेंस. तो आप इसको पावर ऑफ टेस्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. बड़ी आसान चीज है. ओवर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हर जगह स्टैटिस्टिक्स है ना. ये बड़े थोड़ी सी समझने की बात है. क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो ये जरूरी नहीं है, तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चीज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो ये जरूरी नहीं है. और हम प्रश्नोत्तरी में इस पे करते हैं चर्चा, अगर कुछ आगे करना हो तो. फॉर्मूले भी थे, कुछ इंटरप्रिटेशंस है.
कौन सा स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर? वेरी क्विकली आई विल से, एक ग्राफपैड सॉफ्टवेयर है, फ्री है, डेमो वर्जन में 1 महीने तक फ्री यूज कर सकते हो। इंस्टैट फॉर बिगिनर, बहुत शानदार सॉफ्टवेयर। बाकी बहुत सारे, कोई मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, पर इसको यूज किया है, तो बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है, SPSS से भी बहुत आसान है, तो इस पे शुरू करके देखिए आप। इंस्टैट यूजर फ्रेंडली है, स्टेप वाइज गाइड है, क्विक रिजल्ट्स है। Import of data from Microsoft Excel is possible, and you can calculate, you can create graphs also, and copy paste is also available for 1 month. So you can do wonders on it. 6-step approach है. What is the goal? Whether it is comparison of mean, correlation or regression, contingency table, तीन ही चीज है. Comparison of means है, correlation और regression है, या contingency tables है. Data entry करनी है, summary statistic आएगी. Select the statistical test based on 2 or 3 group comparison, paired or unpaired data, or Gaussian or non-Gaussian. बस whether it is parametric or non-parametric अपने आप ही बता देता है, p वैल्यू के रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपको इतना ही देखना है सिग्निफिकेंट है या नहीं है. 6 step is graph, only 6 steps, खत्म बात. Conclusion, basic principles are not difficult to understand. 7 commonly used tests comprise 82% of statistics in clinical research. Only 7 tests. User-friendly statistical software such as Instat is available, and they make it our job easier. Learn by experience to avoid errors. Football is more fun because of statistics. Just think of Messi without phenomenal statistics, or Ronaldo. And statistics can also be fun. Just think of various curves, equations and graphs. निदा फाजली के शब्दों में एंड करना चाहूंगा मैं. 2 और 2 का जोड़ तुम हमेशा 4 कहाँ होता है? वो गणित में होता है. स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वो जरूरी है. ह्यूमैनिटीज और स्टैटिस्टिक्स, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, गरज बरस कैसे को ऐसी धरती को फिर पानी दे मौला. बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ प्रश्न है मेरे, अगर आप समय की अनुमति हो तो 1-2 प्रश्न करूं सर. अगर सॉल्व करोगे, क्योंकि ये जो बात कह रहा था मैं आपसे, विद स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, इसके 6 स्टेप्स अप्रोच, और इसके बाद के जो प्रश्न है, क्योंकि कॉन्फ्यूशियस कहता है कि आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. सो इफ यू टेक 5-10 minutes एंड डू समथिंग, यू विल, कुछ एक्सरसाइजेस अगर आप परमिट करें, है हमारे पास वक्त डॉक्टर साहब, तो इसका अगर आंसर दे दो, समरी मेजर दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम ओनली अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, व्हाट इज इट? द पैरामीटर और अ पॉपुलेशन और अ डिस्क्रीट वेरिएबल और स्टैटिस्टिक. यू छोड़ देता हूं मैं, स्टैटिस्टिक है, बाकी के प्रश्न नहीं पूछता हूं मैं, सिर्फ एक हम लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि वो परसेंटेजेस के अंतर को बताता है. ये वाला, इसको आप कर दीजिए, इस बड़े आसानी से सॉल्व. Who is better at kicking goals? At practice. Participants can unmute themselves and can answer the question and again be muted. At practice last week, you scored 2 out of 10 shots at goal. 2 गोल मारे आपने 10 शॉट लगाने के बाद पेनल्टी के, और रोनाल्डो ने 3 बनाए गोल 10 में से. और इस सप्ताह आपने 100 में से 53, और रोनाल्डो ने फिर से केवल 10 शॉट ही लगाए और 6 गोल किए. इसका डेटा टेबल कैसा होगा? कर सकते हैं क्या लास्ट वीक और आज का? अगर हम करते हैं इसको, 2 वीक्स का, लास्ट वीक का परसेंटेजेस में 30, रोनाल्डो के 30 और 60 है, आपके 20 और 53 है, लेकिन रिजल्ट क्या है? क्या ये सही है रिजल्ट? हमने क्या सही स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया है? परसेंटेजेस में अगर हम बात करें तो कई बार हम, मैं पवन जी रोनाल्डो से बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है, ऐसा कंक्लूजन निकल सकता है. ऐसी गलती हम ना करें, इसलिए फिर से इनके ऊपर ध्यान देते हैं. और मैं समाप्त करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, बहुत ज्यादा बकवास की है, ठीक है.
तो ये जो बिग डेटा डैशबोर्ड है उसमें ये जो ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले दिख रहे हैं उसका कंक्लूजन तो ये है कि ये सर पक गया है मेरा, तो कहीं चलते हैं चाय पीने। सुरेंद्र जी अगर नहीं होते तो मैं जो पेय वहां पे लिखा है वो भी कह देता। तो गुरु जी के आदर में चाय की बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Although it is impossible to thank a teacher who is refining students each and every step, but फिर भी on behalf of whole team of Vishwa Ayurvedic Parishad, organizing team especially, and students and myself also, I thank you so much for your precious words.